हाँ भी क्या पढ़ लिया था लास्ट टाइम पे अपन? लॉरेंज फोर्स के जीरो होने की क्या कंडीशन है, वो हो चुका था। ठीक है, कि स्पीड कितना होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वो पूरा डिस्कशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, अनएक्सेलरेटेड अनडेविएटेड। अनएक्सेलरेटेड एंड अनडेविएटेड। अनएक्सेलरेटेड का मतलब क्या है? अनएक्सेलरेटेड का मतलब है एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पाथ क्या रहेगा चार्ज पार्टिकल का? स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी कांस्टेंट तो पाथ क्या रहेगा? डेविएट नहीं हो सकता, डेविएट नहीं हो सकता। तो जो अनएक्सेलरेटेड रहेगा वो अनडेविएटेड भी रहेगा। भाई जिसके पास एक्सेलरेशन नहीं है वो डेविएट कैसे हो सकता है? क्योंकि डेविएशन आने का मतलब होता है वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज किया, और वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज किया मतलब एक्सेलरेशन है, तो वो तो फिर एक्सेलरेटेड हो गया। अनएक्सेलरेटेड का मतलब अनडेविएटेड भी होता है क्या? हाँ, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि जो अनडेविएटेड होगा वो अनएक्सेलरेटेड भी होगा क्या? ठीक है, अनडेविएटेड जो है वो क्या हो सकता है? मे बी एक्सेलरेटेड। कैसे? जैसे मान लो एक पार्टिकल को कुछ हाइट से हम रिलीज कर दें तो वो सीधा कहां गिरेगा? तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, वो एक्सेलरेटेड तो है बट वो डेविएट सीधा नीचे गिरता है, ऐसे डेविएट नहीं होगा, तो वो है अनडेविएटेड। अनडेविएटेड बट एक्सेलरेटेड। तो कोई पार्टिकल डेविएट नहीं हो और एक्सेलरेट हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? हाँ। कोई पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं हो और डेविएट हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल, क्योंकि भाई जब आप एक्सेलरेट नहीं हो रहे हैं तो आप डेविएट। अनएक्सेलरेटेड मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, ना मैग्नीट्यूड में ना डायरेक्शन में, और डायरेक्शन में चेंज नहीं होना मतलब डेविएट नहीं होना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऑल अनएक्सेलरेटेड आर अनडेविएटेड बट ऑल अनडेविएटेड आर नॉट अनएक्सेलरेटेड? समझ में आया क्या? लिखिए, पहले जो बोर्ड पे लिखा वही लिखिए। अनडेविएटेड का मतलब होता है डेविएशन जीरो, अनएक्सेलरेटेड का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो डेविएशन भी जीरो होगा। लिखिए, all unaccelerated are undeviated, all unaccelerated are undeviated but all unaccelerated are undeviated but all undeviated are all unaccelerated are undeviated but all unaccelerated are undeviated but all undeviated are not unaccelerated. हेलो, हाँ जी सर। क्या लिखा? ऑल अनएक्सेलरेटेड आर अनडेविएटेड बट ऑल अनडेविएटेड आर नॉट। ठीक है,
अब हम बात करें अगर कि अनएक्सेलरेटेड कब होगा, चार्ज पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड इन फील्ड। तो बताओ अनएक्सेलरेटेड होने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन के जीरो होने का मतलब क्या होता है, उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। और अगर दोनों फील्ड है मतलब आपको क्या चाहिए, लॉरेंज फोर्स जीरो चाहिए, और लॉरेंज फोर्स जीरो होने के लिए V इक्वल टू क्या चाहिए, V इक्वल टू E बाई बी, है ना, याद है आप लोगों को। और क्या लिखा था हमने, E इक्वल टू ई केप इक्वल टू बी केप क्रॉस, है ना। ये किसकी कंडीशन है, लॉरेंज फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो पार्टिकल क्या रहेगा, अनएक्सेलरेटेड भी रहेगा और अनडेविएटेड भी रहेगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड कब होगा तो ये कंडीशन है, और अनडेविएटेड कब होगा तो, ठीक है। एक पॉइंट आपको याद रखना है, अनडेविएटेड बट एक्सेलरेटेड देखते हैं अपन, अनडेविएटेड बट एक्सेलरेटेड, ये फील्ड है कौन सी, इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इधर ही फेंक दिया तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अरे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा, किधर लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये इधर की तरफ क्या होगा, क्या होगा, ये एक्सेलरेट होगा, क्या करेगा ये, एक्सेलरेट करेगा, बट ये डेविएट नहीं होगा। तो ये कौन सा केस है, ये है एक्सेलरेटेड बट अनडेविएटेड। तो अगर आपसे बोलेगी कोई चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड में एक्सेलरेटेड रहे बट डेविएट नहीं हो, उसकी क्या कंडीशन है, बोले उसकी कंडीशन है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों क्या होनी चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और अनएक्सेलरेटेड की क्या कंडीशन देखी थी हमने, तीनों परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर वी, हाँ है ना, तीनों परपेंडिकुलर होगा तो अनएक्सेलरेटेड होगा, और तीनों पैरेलल होगा तो एक्सेलरेटेड तो होगा बट अनडेविएटेड होगा। अब मान लो मुझसे क्वेश्चन में पूछा कि पार्टिकल अनडेविएटेड कब होगा, तो दोनों ही केस में अनडेविएटेड है भाई, जहां पे अनएक्सेलरेटेड है वहां पे अनडेविएटेड है, और उसका जो अगला केस है जहां पे वो एक्सेलरेटेड तो है बट डिफ्लेक्ट या डेविएट नहीं हो रहा, तो मैं कौन सा केस टिक करके हूं, पार्टिकल एक्सेलरेटेड कब है, इसमें तीनों पैरेलल है तो पार्टिकल क्या है, एक्सेलरेटेड बट अनडेविएटेड, और यहां पे अनएक्सेलरेटेड है, और अगर अनएक्सेलरेटेड है तो अनडेविएटेड भी है। दो केस हैं जिनमें पार्टिकल अनडेविएटेड है भाई, एक्सेलरेटेड अनएक्सेलरेटेड पूछा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पे अनएक्सेलरेटेड, अगले केस में एक्सेलरेटेड। बट क्वेश्चन ऐसा आया कि पार्टिकल अनडेविएटेड कब होगा, पार्टिकल के अनडेविएटेड होने की कंडीशन क्या है, और एक ऑप्शन ये डला है और एक ऑप्शन वो भी डला है। बोथ वाला ऑप्शन है तो बोथ टिक करेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोथ नहीं है मेरे पास, अगर दोनों में से मुझे कुछ एक चीज पे प्रायोरिटी पे जाना हो तो आप इस पे चलेंगे, क्योंकि नीट 2025 के क्वेश्चन में अनएक्सेलरेटेड नहीं पूछा था, यही पूछा था पार्टिकल अनडेविएटेड कब होगा, और आंसर कौन सा सही माना गया, जो परपेंडिकुलर वाला है। प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, ये वाला केस, फर्स्ट केस, जब वो अनएक्सेलरेटेड भी है और अनडेविएटेड भी है। छापिए।
कल नहीं आई थी तू? हम्म? हो गया? ये अनएक्सेलरेटेड होने की कंडीशन है। छाप लिया? हो गया? ठीक है। छाप लिया क्या? हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है क्या? सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म में नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। हेडिंग डालिए, सैटेलाइट समझते हैं हम? क्या होता है सैटेलाइट? क्या स्पेस स्पेस सैटेलाइट है? भाई मैंने सैटेलाइट पूछा, कोई सा बता दे तेरी जो इच्छा है। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट किसको बोलते हैं? बोले टीवी में दिखाया जाता है, एक मशीन होती है, एक डिस्क लगी होती है उसके अंदर, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। क्या होता है सैटेलाइट? हाँ जी, जो अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करे वो अर्थ का सैटेलाइट। क्या ये पेन सैटेलाइट बन सकता है? हाँ, अर्थ के चारों तरफ इसको घुमाओ, अगर ये अर्थ के चारों तरफ घूम जाए तो ये अर्थ का क्या हो गया? घुमा दो। तो ऐसे कैसे कोई अर्थ के चारों तरफ घूम सकता है? मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो ये हो गई अर्थ, इसके चारों तरफ ये पार्टिकल है, इसको घुमाना है सर्कल में, कैसे घूमेगा? सर्कल देखिए, अर्थ जो है इसके ऊपर क्या लगाएगी? ग्रेविटेशनल। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स अर्थ। तो ये पार्टिकल कहां गिर जाएगा? तो जो सैटेलाइट होते हैं वो नीचे क्यों नहीं गिरते हैं?
सैटेलाइट समझते हो ना आप, ऊपर ही है ना हवा में, तो अर्थ उनको खींच क्यों नहीं रही है? हाँ जी, सैटेलाइट नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं? हाँ जी, नहीं ग्रेविटी तो है वहां, कम हो जाए लेकिन रहेगी तो सही। हाँ, क्या बोल रहा? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, किसको बैलेंस, किधर बैलेंस कर देगा? यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना आप सर्कल में नहीं घूम सकते। सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट को कौन देता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो और एग्जांपल लेते हैं। ये एक एटम का न्यूक्लियस है, क्या है? जिसमें प्रोटॉन है, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है कितना? Ze। कैसा चार्ज होता है न्यूक्लियस पे? पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन है जिस पे कैसा चार्ज है? अब ये चारों तरफ घूम रहा है, हाँ है ना? न्यूक्लियस इस पे कोई फोर्स लगा रहा है क्या? कौन सा? किधर? तो ये इधर क्यों नहीं आ रहा है? फोर्स इधर लग रहा है, ये जा उधर रहा है, ये कौन सी बात है? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा अपनी तरफ, खींच रहा, तो इलेक्ट्रॉन चले क्यों नहीं जाता उसके अंदर? किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। नहीं, किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो हमारी तरफ आता है। इसने भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया, ये क्यों नहीं आ रहा? मान लो एक रस्सी आपको दे दी जाए, एक रस्सी आपको दे दी जाएगी, आपको रस्सी का एक एंड पकड़ना है और दूसरा एंड जो है वो यहां मेरे हाथ में। हम 10-15 लोग हैं ऐसे जो उस रस्सी को खींच सकते हैं। अब हम फोर्स लगा के खींचेंगे, आपको रस्सी नहीं छोड़ना है, ठीक है? अब मैं आपको अगर मेरी तरफ फोर्स लगा के खींचूंगा तो आप कहां जाओगे? मतलब अगर हम रस्सी खींचेंगे तो आपको आना है इधर, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर फोर्स लग रहा है। एक तरीका है बचने का, तरीका यह है कि जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप दौड़ना चालू कर दो। ठीक है, आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब दौड़ोगे, मैं फोर्स लगाऊंगा, आपने दौड़ना स्टार्ट किया, दौड़ना स्टार्ट करोगे तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स है जो आपकी डायरेक्शन को चेंज करके यहां ले आएगा, फिर हम खींचेंगे, फिर आप घूम जाओगे, फिर हम खींचेंगे। ऐसे आप जब तक आप दौड़ते रहोगे तब तक आपकी वो डिस्टेंस मेंटेन रहेगी। और जहां आप रुके तो सैटेलाइट तब तक सैटेलाइट है जब तक वो चल रहा है। जिस दिन सैटेलाइट रुकेगा उस दिन अर्थ उसको, भाई होता क्या है, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है ऑर्बिटल स्पीड का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? इलेक्ट्रॉन को यहां घूमने के लिए एक वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है जिसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां रिलीज कर दूंगा तो न्यूक्लियस उसको खींच लेगा। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को घुमाना है तो मुझे न्यूक्लियस से कोई डिस्टेंस पे ले जाके इसको एक वेलोसिटी देना पड़ेगा ताकि ये लगातार घूमता रहे। तो सैटेलाइट कैसे लॉन्च किए जाते हैं? सैटेलाइट ऐसे लॉन्च नहीं किया जाती कि अर्थ के कुछ सरफेस के थोड़ा ऊपर गए और छोड़ दिया कि ये अपना सैटेलाइट है। नहीं, छोड़ दोगे तो अर्थ उसको खींच लेगी। आपको सैटेलाइट को क्या करना पड़ेगा? जो फोर्स लग रहा है जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी देना पड़ेगा जिस वेलोसिटी से वो लगातार। अब ये जो वेलोसिटी, ये कितना देना पड़ेगा? बोले ये इतना देना पड़ेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप सैटेलाइट को कहां पे लॉन्च कर रहे हैं, किस हाइट पे। ऑर्बिटल स्पीड कितना देना पड़ेगा ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि सैटेलाइट आप कितना, अर्थ से कितना ऊपर आप लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट को, उससे डिसाइड होता है कौन सी स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड। सेम कहानी इलेक्ट्रॉन के लिए भी है। इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल में घूमना है कि सेकंड सेल में घूमना है कि थर्ड सेल में घूमना है, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या होती है? चेंज। क्यों होती है चेंज? क्योंकि घूमना है और घूमते रहना है। अगर इलेक्ट्रॉन रुका तो न्यूक्लियस उसको खींच लेगा अपनी तरफ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन ये ध्यान रहे ऑर्बिटल स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं, सर्कुलर पाथ पढ़ रहे हैं हम कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, और इससे आर डिस्टेंस पे
एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू जिसका मास कितना है m को मैं सर्कल में घुमाना चाहता हूं, क्या संभव है? बोले हाँ संभव है। प्लस माइनस क्या? प्लस माइनस अट्रैक्शन। अगर मैं नेगेटिव चार्ज को यहीं छोड़ दूंगा तो ये इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा? प्लस क्यू की तरफ। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं ये सर्कल में घूमे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक ऑर्बिटल स्पीड देना पड़ेगा, जिस स्पीड को ऑर्बिटल स्पीड जिसको ये यूज करके लगातार कहां घूमता रहेगा? सर्कल में। बस हमसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ज पार्टिकल से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑर्बिटल स्पीड इतना है, तो 20 सेंटीमीटर पे कितना होगा? या ऑर्बिटल स्पीड का रिजल्ट क्या होता है? किस किस चीजों पे ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड करती है? ये क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। अब ऑर्बिटल स्पीड यहां से मतलब नहीं है कि यहां आप निकाल रहे हैं, ये हो गया ग्रेविटेशन हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया केमिस्ट्री का, फिजिक्स में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जहां जहां आपको ऑर्बिटल स्पीड का क्वेश्चन आए, आपको कुछ नहीं करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, और mv स्क्वायर बाय आर में जो v है वही आपका ऑर्बिटल स्पीड है। हाँ, अब सेंट्रीपिटल फोर्स बदलते जाएंगे। ग्रेविटेशन में सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएशन आएगी, चैप्टर बदलते जाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का टाइप बदलते जाएगा, लेकिन वैल्यू वही रहेगी mv स्क्वायर बाय आर, और वहीं से कैलकुलेट होगी ऑर्बिटल स्पीड। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है ऑर्बिटल स्पीड का। क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। बहुत बेसिक डेरिवेशन है। क्या करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv ऑर्बिटल स्क्वायर बाय आर। vo लिख दे रहे हैं अपन ऑर्बिटल स्पीड को। बताओ यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना लगेगा दोनों के बीच में? k q1 q2 बाई k q1 q2 बाई, बोलो, आर स्क्वायर। आर नहीं होता है, अरे आर स्क्वायर होता है, m v ऑर्बिटल का स्क्वायर बाई आर। एक आर से एक आर, हमको क्या निकालनी है? ऑर्बिटल स्पीड। बोलो रूट, बोलो k q बाई m। किस पे डिपेंड कर रहा है ऑर्बिटल स्पीड? दोनों के चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, दोनों के मास पे डिपेंड कर रहा है ना? दोनों के मास पे नहीं कर रहा है, जो घूम रहा है उसके मास पे डिपेंड कर रहा है, जिसके अराउंड घूम रहा है उसके मास से कोई फर्क। कई बार क्वेश्चन आता है कि एक पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर उस पॉजिटिव चार्ज के मास को डबल कर दिया जाए तो ऑर्बिटल स्पीड लोग 1/√2 टाइम टिक कर देते हैं कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास किसका है? जो घूम रहा है उसका है, जिसके चारों तरफ घूम रहा है उसका है? जो घूम रहा है उसका है। पार्टिकल के मास को डबल कर दोगे तो फर्क पड़ेगा, ठीक है? किसके मास पे डिपेंड नहीं करता, इसके मास, वो उसका मास इंपॉर्टेंट है जो घूम रहा है। क्लियर है क्या? और आर, आर क्या हो गई? डिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा तो, बट कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी मास वगैरह और ये सब भी यूज करवाता है। तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? रूट आर के। v1 बाई v2 इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? रूट r2 बाई रूट r1। क्लियर? हाँ या ना? छापे। इस टाइप का सर्कुलर पाथ आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिलेगा इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्या हो गया? ये जो ऑर्बिटल स्पीड है रूट आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर अपन v1 बाई v2 लिखेंगे तो रूट में r2 बाई r1 लिखना पड़ेगा सामने, बस। v1 बाई v2 इक्वल टू रूट r2 बाई r1।
8 टेस्ट किस चीज का? केमिकल बॉन्डिंग। आज तो बहुत सिंपल चैप्टर है मतलब। हो गया बॉन्डिंग, पूरा हो गया तुम लोगों का। फिर टेस्ट, अच्छा जितना हो गया उतना है। क्यू इंटू डी, चार्ज पड़ा होगा। फॉर्मूला भी क्यू इंटू डी भी फॉर्मूला आता है केमिस्ट्री में। बड़े आगे छाप लिया क्या? देखिए, मान लो एक लीनियर वायर है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लेमडा। और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, माइनस क्यू को, वही ऑर्बिटल स्पीड दिया अपन ने ताकि ये इसके चारों तरफ घूमे। किस रेडियस पे? आर रेडियस पे। इसका मास कितना है? स्मॉल एम। क्या मुझे आप ऑर्बिटल स्पीड का रिजल्ट बता सकते हो? ऑर्बिटल स्पीड का डेरिवेशन कर सकते हैं क्या आप? यहां पे क्या करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। कीजिए। ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो मुझे बताना ही है फिर तो। बोलो। √2k लेमड़ा बाई एम, मतलब आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, देखिए क्या करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लिखेंगे चार्ज क्यू पे? क्यू ई के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर तो नहीं चल सकता यहाँ पे, क्यों? क्योंकि कुलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है और यहाँ पे एक चार्ज कैसा है? लीनियर चार्ज। तो क्यू ई इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखेंगे? एम वी स्क्वायर बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर चार्ज की कितनी होती है? 2k लेमड़ा बाई आर इक्वल टू, बताओ, एम वी स्क्वायर बाई आर। आर से आर, हमको ऑर्बिटल स्पीड निकालना है, तो ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू, बताओ, √2k लेमड़ा क्यू बाई। अच्छा, आर पे डिपेंड, कितनी भी डिस्टेंस पे वेलोसिटी दो इतना देना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, चाहे 5 सेंटीमीटर पे दो चाहे 10 सेंटीमीटर पे दो, वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहती है। आर पे डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आर पे डिपेंड नहीं करना।
हो गया? आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट हेडिंग, इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है? पैरेलल। अब एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी दे दिया इन दोनों के ही परपेंडिकुलर, क्या होगा अब आपके हिसाब से? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर किसी को फेंकोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां घुमाएगी? सर्कल में। और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर फेंकोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगी चार्ज पार्टिकल पे, किधर? अपनी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको राइट साइड पे खींच के ले जाने का ट्राई करेगी और मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाने का ट्राई करेगी। अब ये घूमेगा भी, और पिछले केस में जब ये घूम घूम के चला था तो जो हेलिक्स बन रहा था उसकी पिच क्या थी? यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि वहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था कितना? v cos थीटा। आज जो है वो फील्ड है, फील्ड है तो फोर्स है, फोर्स है तो ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा तो पहला पिच जो है वो बहुत कम आएगा, ठीक है, दूसरा पिच उससे ज्यादा, तीसरा उससे भी ज्यादा, चौथा जो है वो, तो कैसा पाथ आ जाएगा इसका? बोलो। हेलिकल पाथ विथ नॉन यूनिफॉर्म पिच। उस दिन कैसा था? यूनिफॉर्म पिच था। ओनली मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल रहे तो वो क्या होता है? यूनिफॉर्म पिच। अब मान लो ये जो पहला पिच है ये कितना है? x1, दूसरा जो है वो x2, तीसरा जो है वो x3, चौथा कितना हो जाएगा? x4। इनका जो रेशियो होगा किसका? ये वही है डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो बताओ 1, 3, 5, 7 के पिच का क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। हालांकि डायग्राम में मैंने रेडियस भी बढ़ा दी है, ऐसा नहीं होता, रेडियस कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि रेडियस मैग्नेटिक फील्ड से आएगी, इस वेलोसिटी से आएगी, mv/q है ना। तो रेडियस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। आप रेडियस मत बढ़ाइएगा, केवल पिच बढ़ेगी इससे, है ना। रेडियस उतनी रहेगी, बड़ा सर्कल नहीं घूमेगा। छापिए।
हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग मैग्नेटिक डाइपोल, पार्ट 4। पार्ट 4 मैग्नेटिक डाइपोल। क्या लिखा आप लोगों ने? मैग्नेटिक डाइपोल। एक मिनट ना, हाँ जी, पार्ट 4 मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल कौन कौन होते हैं, सबसे पहले वो डिस्कस करना पड़ेगा। डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों ने पढ़ा है, बस इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसी ही थ्योरी क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल भी होती है। अब मैग्नेटिक डाइपोल कौन कौन होते हैं पहले उस पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे सिलेबस में 2 मैग्नेटिक डाइपोल है। पहला हमारे सिलेबस में जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो है करंट कैरिंग कॉइल। ऐसा कॉइल जिसमें क्या फ्लो हो रहा हो, करंट फ्लो हो रहा हो। सर्कुलर कॉइल भी हो सकता है, स्क्वायर कॉइल भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। एक कॉइल होना चाहिए जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो अपना क्या बन जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल। और दूसरा जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो कौन है, वो है बार मैग्नेट। मैग्नेट भी क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड। 2 डाइपोल हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अब जब डाइपोल पढ़ते हैं तो आप लोग जानते हो डाइपोल में पहली हेडिंग जो आती है वो आती है डाइपोल मोमेंट। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था तो पहली हेडिंग क्या पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल जब पढ़ेंगे तो पहली हेडिंग क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बाद में एक्सियल पोजीशन, ब्रॉडसाइड पोजीशन और जनरल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, जैसा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पड़ा था, एक्सियल पोजीशन, ब्रॉडसाइड पोजीशन और जनरल पोजीशन पे। फिर डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, यहाँ पे डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। हमने वहां देखा था फोर्स कितना लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रोटेट करने में वर्क कितना करना होगा, वो सारी चीजें हमको यहाँ डिस्कस करना है। तो पूरा कट कॉपी पेस्ट है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसी हेडिंग है, ठीक है। फील्ड वगैरह सब कुछ सेम है, बस ये है कि सिंबल्स चेंज होते जाएंगे, बाकी रिजल्ट जो है वो वही रहेंगे एज इट इज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है तो मैग्नेटिक डाइपोल भी आता है, ठीक है, क्योंकि वो और ये एकदम सेम ही है, केवल सिंबल चेंज करना, ज्यादा कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
बस ये कि वहां पे एक ही डाइपोल होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन, यहाँ दो डाइपोल है। करंट कैरिंग कोयल भी डाइपोल है और बार मैग्नेट भी डाइपोल है। छापिए। घर चले जाना, वैसे भी तो सो ही रहा तू। नींद आ रही यार तुम लोगों को, कैसी बात कर रहे हो। हो गया। पहली हेडिंग लिखिए, करंट कैरिंग कॉइल। पहली हेडिंग लिखिए, क्या लिखोगे? करंट कैरिंग कॉइल। पहला डाइपोल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? करंट कैरिंग कॉइल। भाई मैग्नेट के दो पोल समझ में आते हैं, कोयल के भी दो पोल होते हैं क्या? नॉर्थ एंड साउथ। हाँ, कोयल के भी दो पोल होते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कोयल के दो पोल हैं, वो कौन से हैं? जैसे मान लो एक कॉइल है, ये इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ये एक और कॉइल है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब होता है नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज करंट का मतलब क्या होता है? जब आप एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं तो पहला वर्ड क्या बोलते हैं आप? एन, फिर क्या बोलते हैं? टी, फिर क्लॉकवाइज। ठीक है, थोड़ी सी इंग्लिश बिगाड़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज पहला लेटर क्या आता है? एन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एन, एन फॉर कौन सा पोल हो जाएगा? नॉर्थ। मैग्नेटिक कॉइल के दो पोल होते हैं। ये जो करंट है, मान लो हमारे बीच में कॉइल रखी हुई है और ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये मेरे लिए क्लॉकवाइज है, आप लोगों के लिए एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां मान लो एक कॉइल रखी जिसमें ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, तो मेरी तरफ उसका साउथ पोल है, आप लोगों की तरफ उसका। एक कॉइल के दो पोल होते हैं बस दोनों तरफ, मेरी तरफ साउथ पोल होगा, आप लोगों की तरफ नॉर्थ पोल होगा। अब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ। वो क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। तो अगर हम चलो करंट कैरिंग कॉइल की अगर हम बात करें तो दो पोल हो गए साउथ और नॉर्थ। अब साउथ टू नॉर्थ, इधर साउथ है, ये क्लॉकवाइज करंट है, तो इधर क्या है? साउथ। तो इस कॉइल का नॉर्थ पोल किधर होगा? उधर पीछे, मतलब ऑपोजिट साइड पे। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ। तो इधर से उधर जाना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, तो कैसा जाएगा? इनवर्ड। इनवर्ड मतलब क्या, कैसा रहेगा? क्रॉस। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है यहाँ पे क्या रहेगा? क्रॉस। यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ, साउथ किधर है? अरे ये नॉर्थ है, साउथ उधर होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ है, उधर से बाहर लाना है, हाँ ना? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा? हालांकि डायरेक्ट याद रख सकते हो, सी फॉर क्लॉकवाइज, सी फॉर क्रॉस। ठीक है, क्लॉकवाइज करंट अगर होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? क्रॉस। और पोल कैसा बनेगा? साउथ। तीन चीजें याद रखना, क्या? क्लॉकवाइज करंट तो पोल कैसा बनेगा? साउथ। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, सी फॉर क्लॉकवाइज, सी फॉर क्रॉस। एंटी क्लॉकवाइज तो कैसा आ जाएगा? डॉट। और पोल कैसा बनेगा? नॉर्थ। दो पोल होते हैं किसी भी कॉइल के, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। छापिए। क्या हो गया? कुछ तो बोली तुम। क्या डाउट है?
हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखी है मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका? कोयल का। दो डाइपोल है ना हमारे सिलेबस में। कौन से दो डाइपोल हैं? एक कोयल और एक बार मैग्नेट। अभी हम कोयल पढ़ रहे हैं। मान लो मेरे पास ये कोयल है, करंट कैरिंग कोयल। एन नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। आई करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा एक बात बताइए कि क्लॉकवाइज करंट होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसा आएगा? क्रॉस। अरे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसा आएगा? तो वो क्रॉस तो डायरेक्शन हो गई। अब हमको क्या पढ़ना है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है। तो किसी भी कॉइल के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है नाई। एन इज अ नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न। ए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है। और आई क्या हो जाएगा उसमें फ्लो होने वाला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ कॉइल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है? एन ए आई। एन इज अ नंबर ऑफ टर्न, ए इज अ एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है। आप चाहो तो यहां पे एरिया को क्या लिख सकते हो बोलो? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर कॉइल है। स्क्वायर कॉइल होगी तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर, ठीक है। वो डिपेंड करता है, ट्रायंगुलर कॉइल रही तो फिर निकालना पड़ेगा हाफ बेस इनटू हाइट से। छापिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 9। हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन करते हैं खत। हटाए। वैल्यू कितना होता है? एन ए आई। पहला क्वेश्चन भैया, ये एल लेंथ का एक वायर है जिससे एक सर्कुलर कॉइल बनाई गई जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है? एम है। कितना है? अब इस कॉइल को वापस से रीओपन करके रीबाउंड किया गया। एन नंबर ऑफ टर्न का एक कॉइल बना दिया जिसका डाइपोल मोमेंट एम डेज जो है क्या होगा? सिंगल टर्न का डाइपोल मोमेंट अगर एम है, ठीक है, तो एन टर्न के कॉइल में कन्वर्ट कर देंगे तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? एम ही रहेगा, एन एम हो जाएगा। क्यों? एन स्क्वायर तो फील्ड होती है। तुम तुक्के क्यों मार रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। सॉल्व करो ना यार। इसका रेडियस मानो कैपिटल आर, उसका स्मॉल आर। एल इक्वल टू 2 पाई आर लिखो, वहां पे एल इक्वल टू एन इंटू 2 पाई आर लिखो। एरिया चेंज हो जाएगा, इसका एरिया ज्यादा होगा, उसका एरिया कम होगा। कोई एन लगा रहा है, कोई एन से डिवाइड कर रहा है, कोई एन स्क्वायर कर रहा है। तुक्केबाजी क्यों कर रहे हो? जितनी जल्दी तुमने आंसर दिया मुझे ऐसा लगा पढ़ा दिया होगा मैंने पहले एक बार।
कैपिटल आर क्या है? राजस्थान। आर फोर एन टाइम्स हो जाएगा एन एम। बाकी लोगों को भी ट्राई करना है। देखिए भैया, ये जो बड़ी कोइल है इसका रेडियस अपन मान लेते हैं, मान रहे हैं ना, रिजल्ट में नहीं है कि रिजल्ट में भी आर ही बोल रहे हैं। जो मानी गई चीज है वो रिजल्ट में थोड़ी ना बोलना होता है। इसका रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस, ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट में नहीं आना चाहिए आपके आर, क्योंकि ये तो मानी गई चीज है। रिजल्ट ओनली एम और एन के टर्म में बोलना था। तो बताओ यहाँ पे जो एल लेंथ का वायर है एल, उसने इसका सरकमफेरेंस बनाया, मतलब एल इज इक्वल टू क्या? 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L/2 पाई। और यहां पे n नंबर ऑफ टर्न बने हैं, तो बताओ यहां पे L ने क्या बनाया होगा? L इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एन। अरे आया नहीं आया समझ में? 2 पाई आर सिंगल टर्न का लेंथ होगा, तो n टर्न का कितना हो जाएगा? n इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इंटू एन को अपन क्या लिख देंगे? L। तो यहां पे रेडियस कितना निकलेगा बताओ? L/2 पाई n। यहां पे रेडियस कितना निकलेगा? L/2 पाई n। चलो वो पहले वाले का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है? m। फॉर्मूला बोलो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। NAI। n इज द नंबर ऑफ टर्न, एरिया और करंट। बताओ नंबर ऑफ टर्न 1। अब ये पहले वाली कॉइल में तो सिंगल टर्न ही है ना। एरिया पाई आर स्क्वायर, और उसका आर क्या है? L/2 पाई। तो क्या लिखेंगे? L स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। रेडियस नहीं लिख सकता मैं, क्यों? क्योंकि रेडियस तो मैंने मानी है, दिया तो मुझे क्या गया है? लेंथ। अरे ये n, ये a और i, ये l है ना। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखेंगे m डेज। क्या होता फॉर्मूला? नाई n। इसके नंबर ऑफ टर्न क्या है? n। एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी है? L/2 पाई n, उसका स्क्वायर करना है। L स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। L/2 पाई n का स्क्वायर इंटू करंट कितना? I। दोनों का क्या ले लो? क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये पाई एल स्क्वायर से पाई एल स्क्वायर कैंसिल, आई से आई भी कैंसिल, 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर भी कैंसिल, ये एक एन से ये एक एन। तो क्या बच गया? m बाई एम डेज इक्वल टू, ऊपर तो सब कैंसिल हो गया, नीचे 1/n बचा है जो ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? n/1 है ना। n इधर आ जाएगा, m डेज इधर चले जाएगा, तो m डेज इज इक्वल टू 1/n टाइम हो जाएगा। ये है तो
हो गया? हो गया क्या? आगे बढ़े? अगला क्वेश्चन। एक स्क्वायर कॉइल है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है? m। इस कॉइल को यहां से मिड से 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर दें तो अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? अरेंजमेंट समझ में आया? ये कॉइल है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है? m था। इस कॉइल का पूछा जा रहा है। समझ में आया? पहले ये ऐसे था सिंपल, फिर नीचे वाला आधा हिस्सा जो है ना उसको फोल्ड कर दिया कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे, ऐसा कर दिया नया कॉइल। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना है। इसका दिया है m, इसका पूछा है। कीजिए ट्राई। हो गया? देखिए भैया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एन ए आई ना आई। क्या नंबर ऑफ टर्न चेंज किए? नहीं। क्या करंट चेंज किया? नहीं। एरिया हुआ चेंज। इसका एरिया कितना था पूरे का? ए। अब इस आधे हिस्से का कितना हो गया? a/2। एरिया आधा होने से इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? m/2। और ये नीचे वाले आधे हिस्से का भी, भाई पहले पूरे का डाइपोल मोमेंट m था। ठीक है, अब आधी आधी कोयल है तो आधी कोयल का एरिया आधा होगा ना। एरिया आधा होगा तो डाइपोल मोमेंट भी आधा हो जाएगा, m/2। m/2। और ये जो दोनों m/2 है, एक m/2 इधर आएगा, क्रॉस या डॉट जो भी होगा, और एक इधर आएगा, दोनों में एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। दोनों कॉइल 90 डिग्री पे, तो दोनों का डाइपोल मोमेंट भी 90 डिग्री पे होगा। तो आंसर भाई, दो डाइपोल मोमेंट है कितने? m/2 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे क्या लिख देंगे? m/2√2। एक का m/2, दूसरे का m/2, और 90 डिग्री पे m/2। चाहो तो इस √2 से नीचे वाला 2 √2 टाइम कैंसिल कर सकते हैं। आंसर इज m/√2। छापिए।
नहीं निकलेगा? क्या हो गया? आज निकाल देगा दिन में? उसके लिए वो चाहिए होगा यार, स्क्रू ड्राइवर। हो गया? स्क्रू है उसमें। इसे डायरेक्ट निकल रहा होता तो मैं निकाल ही देता अभी तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए। ये आपका होमवर्क है, यहां नहीं करना, घर से करके लाना है। एल लेंथ का एक वायर है, उससे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, उसी से एक सर्कुलर कॉइल भी बना ली, और उसी से एक स्क्वायर कॉइल भी बना ली। ठीक है, और सब में करंट फ्लो करवा दिया कितना? इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m2, और इसका m3। आपको एक क्वेश्चन तो ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ m1 m2 एंड कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, और दूसरा आपको रेशियो बताना है कि m1 m2 और m3 का रेशियो क्या आएगा। वो तो रेशियो आ जाएगा तो ऑर्डर भी बन ही जाएगा फिर, कि किसका रेशियो ज्यादा है किसका कम है। ये आपको करके लाना है घर से, यहां नहीं करना है। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, बार मैग्नेट। क्या लिखा नेक्स्ट हेडिंग? बार मैग्नेट। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, कौन से दो पोल हो गए? एक नॉर्थ पोल और एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम बोलेंगे डी। डी बोले तो डाइपोल लेंथ, वहां भी बोलते थे डी, टी इक्वल टू 2L लिखा था अपन ने, हाँ ना। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो क्लियर ही है आप लोगों को, किधर से किधर रहेगा? साउथ टू नॉर्थ। अब हम आते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है m इंटू डी। वहां पे क्या था? वहां क्यू डी था, यहां क्या है? एम डी। ये डिफरेंस है ना। वहां पे क्यू इंटू डी था, यहां एम इंटू, वहां पे क्यू क्या होता था? चार्ज। यहां एम को बोलते हैं डाइपोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? डाइपोल स्ट्रेंथ। वहां पे डी क्या था? डाइपोल लेंथ। यहां भी क्या है? वो तो सेम है, बस जहां क्यू आना चाहिए वहां कौन आया? एम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है एम से रिलेटेड, डाइपोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? किसी भी मैग्नेट का डाइपोल स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा उसका एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उतना ज्यादा डाइपोल स्ट्रेंथ होगा मैग्नेट का। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? वहां पे फोर्स कितना लगता था? F इक्वल टू क्यू ई।
अरे फोर्स ऑन वन पोल, एक पोल पे कितना फोर्स लगता था वहां पे, बोलो एफ इक्वल टू क्यू। याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो पोल होते थे, प्लस क्यू माइनस क्यू, एक पे क्यू लगता था, दूसरे पे भी क्यू लगता था, दोनों क्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में होते थे, नेट आंसर जीरो आएगा। यहां भी लगेगा, लेकिन यहां क्यू नहीं है, यहां कौन है? एम है। यहां ई नहीं है, यहां बी आएगा। हालांकि ये फोर्स की बातें अपन करेंगे आगे जाके, किसमें? जब डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तब, क्योंकि वहां पे भी हमने फोर्स लास्ट में पढ़ा था, जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तब। छापिए। ठीक है, छाप लेना, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, डाइपोल की और बातें करेंगे कल। कल आपका डाइपोल खत्म हो जाएगा पूरा, परसों से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल स्टार्ट हो जाएगा। 2 लेक्चर उसको लगेंगे, थर्सडे के दिन चैप्टर खत्म हो जाएगा।